हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पेडागोजी। पेडागोजी जो है वो है गणित सब्जेक्ट का। आप सभी जानते हैं कि जो गणित है यानी कि मैथ है वो आपका फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है। जिनका सीटेट का जो है सेकंड पेपर होता है, जिन्होंने साइंस जो है वर्ग चुना होता है उनको जो है मैथ मिलता है, लेकिन जिन लोगों का आर्ट होता है उनको एसएसटी मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर जो है जो आपको मैथ सॉल्व करने होते हैं, जो मैथ के पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो फर्स्ट पेपर में होते हैं, क्योंकि मैथ उसमें कंपलसरी होता है सभी के लिए। तो मैथ के जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी पता है कि जो फर्स्ट पेपर पे 5 सब्जेक्ट होते हैं, पांचों सब्जेक्ट 30-30 नंबर के होते हैं। तो वैसे ही जो आपका मैथ होता है, गणित होता है, उसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के, जिसमें 15 नंबर आपका कंटेंट होता है, जिसमें आपको सवाल सॉल्व करने होते हैं, और 15 नंबर जो होता है वो होता है आपका पेडागोजी। ठीक है, तो पेडागोजी काफ़ी अच्छी आती है। अच्छी का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इजी नहीं होती है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होती है। ठीक है, अगर आप पेडागोजी के 2 से 3 क्लासेस देख लेते हैं तो आप आसानी से जो मैथ के पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 15 नंबर आपके आसानी से मिल जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इस 15 नंबर में अगर आपको सवाल नहीं भी आते हैं तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं कॉमन से होते हैं, तो उनको आप देख के ही सॉल्व कर लेंगे, या फिर बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक से होते हैं, प्राइमरी लेवल के, वो सॉल्व कर लेंगे तो 15-20 नंबर आपके आसानी से जो है मैथ में आ जाएंगे। मान लीजिए कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है कंटेंट, बिल्कुल भी सवाल सॉल्व कर ही नहीं पाते, गुणा जोड़ भी नहीं कर पाते हैं। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए ऐसा होता भी है कि आपको गुणा जोड़ घटाना भाग भी नहीं आता, नॉर्मल सी चीज़ें नहीं आती हैं, तो आप पेडागोजी पे ज़्यादा फोकस करें। कम से कम 15 नंबर पेडागोजी में तो लाएँ ही। ठीक है, पेडागोजी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आती कि आप 15 नंबर नहीं ला पाएंगे। कुछ चीज़ें हैं उनको अगर ध्यान से देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो बहुत आसानी से 15 नंबर लाया जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी एग्ज़ाम अब हो रहे हैं लगातार, वो जो है कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं बहुत कम पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो गणित सब्जेक्ट होता है लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसमें 15 नंबर लाया जा सकता है। इसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, पेडागोजी से आप ला सकते हैं 15 नंबर। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, जो गणित पढ़ाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी होता है। क्या जो गणित शिक्षण पढ़ाई जाती है बच्चों को, या आपने पढ़ी है, या आप अपने जब आप टीचर बनेंगे बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए गणित पढ़ाने का। सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, क्या गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, अगर आप अपने आप को लेके रखें कि अगर आप गणित पढ़ाते हैं किसी भी बच्चे को या आप खुद पढ़ते हैं, तो क्या सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना उद्देश्य होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा उद्देश्य नहीं होता है। सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, हालांकि सूत्र इंपॉर्टेंट होते हैं गणित सब्जेक्ट में, लेकिन याद करने की क्षमता का विकास करना, हमने बताया था जब पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास लिया था, कुछ उसमें पॉजिटिव टैग वर्ड्स थे और नेगेटिव टैग वर्ड्स के, तो उसमें हमने बताया था कि जो याद करना होता है किसी भी सब्जेक्ट में आ जाए, चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, संस्कृत हो, सीडीपी हो, ईवीएस हो, कहीं भी अगर याद करने की बात आ जाए तो वो क्या होगा, ऑप्शन हमेशा गलत होगा। तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। तीसरा, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल सही। जो गणित पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए, मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए किसी भी बच्चे को गणित पढ़ाने का, किसी भी टीचर का जो उद्देश्य होना चाहिए बच्चे को पढ़ाने का, वो यही होना चाहिए कि गणित का जो सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि बच्चे में तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास हो। ठीक है, इस तरीके से गणित पढ़ाया जाए बच्चों को कि उसमें तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास हो। ठीक है, तो ये जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। फोर्थ देख लेते हैं, सॉरी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। फोर्थ क्या है कि समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना, जी नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन यानी कि सी नंबर इसमें सबसे उपयुक्त है और यही ऑप्शन सही भी होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा था। 2 जो है ऑप्शन तो आप देख के ही काट सकते हैं, 2 ऑप्शन बचते हैं। 2 ऑप्शन में जो सबसे उपयुक्त होगा
वही ऑप्शन हमेशा आपका सही होगा। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनको देख के आप काट देंगे तो एक दो ऑप्शन बचते हैं, उसी में आपको चूज करना होता है। और हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन हो उसी को आप हमेशा टिक करेंगे, वही ऑप्शन सही होगा। कई बार ऐसे होते हैं कि 2 या 3 ऑप्शन ऐसे कि बिल्कुल मिलते रहते हैं, उसमें जो है जो सबसे उपयुक्त रहेगा वही सही होगा। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। ठीक है, किसके अनुसार? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में जो गणित शिक्षण है उसका संकीर्ण उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्या संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है। ठीक है, दूसरा बीजगणित पढ़ाना, जी नहीं, बीजगणित पढ़ाना प्राइमरी लेवल में तो ये पॉसिबल नहीं है, गलत है। परिकलन व मापन पढ़ाना, जी नहीं। रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही सही होगा कि संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का, गणित पढ़ाने का जो संकीर्ण उद्देश्य होता है वो संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, जैसे कि अंक गणित हो गया, उसमें संख्याएं सिखाना। ठीक है, और उसमें जोड़, बच्चों को जोड़ सिखाना, घटाना सिखाना, भाग करना सिखाना, ये चीज़ें संख्यात्मक कौशलों के अंतर्गत आती हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणितिकी पाठ्यपुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, जैसे कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। ये परिवर्तन क्यों किया गया है ये बताना है। पहला है कि पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, हमने बताया था कि चुनौती, ये चुनौती है। ठीक है, चुनौती देने की बात जहाँ पे आए वो ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप काट दीजिए। उन्हें अलग सा समझाने के लिए, बिल्कुल नहीं। तीसरा कि दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, बिल्कुल सही। जो ये शीर्षक दिए गए हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें जो है कुछ पाठ ऐसे दिए गए हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे दिए गए हैं, जैसे कबाड़ी वाली हो गया, भोपाल की सैर हो गई, दुनिया कुछ ऐसी दिखती। इस तरीके से कुछ जो है परिवर्तन किए गए हैं, कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स दिए गए हैं, ऐड किए गए हैं, उनका जो मतलब है वो यही है कि उन्हें जो है दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए ये परिवर्तन किया गया, ताकि ये जो टॉपिक्स दिए हैं इनके थ्रू जो है बच्चों को उनके दैनिक जीवन से जोड़ सकते हैं, और जो है टॉपिक थोड़ा रोचक रहेगा तो बच्चे जो है इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे पढ़ने में। तो ये तो सही है। हमने बताया था कि दैनिक जीवन से जहाँ पे जोड़ा जाए बच्चों को और जहाँ पे उनकी रुचि की बात आ जाए वो ऑप्शन क्या होगा? हमेशा सही हो जाएगा। बच्चे की रुचि की ध्यान रखना है, टीचर की रुचि से कोई मतलब नहीं, बच्चे की रुचि होनी चाहिए। ठीक है, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए ये उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे थर्ड ही सही होगा। बच्चों को जो है उनके दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए ये परिवर्तन एनसीईआरटी की किताबों में किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त है, यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है, क्या है? पहला है गुणन के गुणधर्म क्रम, गुण और समूह गुण होता है। ठीक है, यानी कि गुणन के गुणधर्म क्रम, गुण और समूह गुण होता है, समूह गुण। ठीक है, दूसरा गुणन पर आधारित शब्द समस्या, तीसरा 3 अंक की संख्याओं को 10 से गुणा करना, और चौथा 2 अंक की संख्याओं को 2 अंक की संख्या से गुणा करना। तो कक्षा 3 में जो गुणन की इकाई है उसमें अनुमोदित मूल संकल्पना है गुणन के गुणधर्म क्रम, गुण और समूह गुण। ठीक है, इसका उपयुक्त फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? जो गणित का ज्ञान है वो निश्चित और ठोस आधार होता है। ठीक है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? किसकी ओर इंगित करता है? क्या ये कठिन की ओर यानी हार्ड की तरफ करता है, या फिर अलंकारिक की तरफ, या फिर तार्किक, या फिर आलोचनात्मक? तो आलोचनात्मक तो होगा नहीं, अलंकारिक भी नहीं होगा, कठिन भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? तार्किक यानी कि तर्क करना। गणित जो है, गणित ज्ञान का जो निश्चित तथा ठोस आधार होता है वह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो वो तार्किक प्रकृति की ओर, कि जो गणित है वो जो है तार्किक सब्जेक्ट है एक तरह से। ठीक है, कह सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का जो उद्देश्य है वो क्या है। दैनिक जीवन में बदलाव करना है या फिर समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना है। ठीक है। तीसरा, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, और चौथा, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। जी नहीं, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में जो खंड दिया गया है अभ्यास समय, उसको समावेशित करने का उद्देश्य है कि समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना। ठीक है। अभ्यास समय इसलिए दिया गया है कि बच्चा जो है सवाल को सॉल्व करने में जो बेहतर समय है उसका सदुपयोग सुनिश्चित कर सके, सही जो है उपयोग कर सके। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना ये सही नहीं होगा। विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना ये भी, वैसे तो सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित के पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। गणित की जो पाठ्य पुस्तक है, जो किताबें हैं, जो सिलेबस है, उसका जो आवश्यक अंग है वो क्या है। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण। ठीक है, बिल्कुल सही। जब तक अवधारणाओं का आप स्पष्टीकरण नहीं करेंगे बच्चे आसानी से नहीं समझ पाएंगे, तो सही है। अवधारणाओं की क्रमबद्ध तरीके से सिखाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि बच्चों को सरल से चीज़ें सिखानी है तभी वो समझ पाएंगे। पहले छोटी चीज़ें सिखानी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। पहले उनको जो है छोटे छोटे सवाल देना है, ये नहीं कि पहले से बड़े सवाल दे देंगे, तो ये क्रमबद्धता नहीं होगी, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। यानी किसी भी चीज़ को समझाने के लिए ईजी स्तर से सरल से कठिन की ओर ले जाना है, तो वो एक सही क्रमबद्धता होती है, सही क्रमबद्ध तरीका होता है। तो ये भी सही है। तीसरा है कि अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना। कोई भी अवधारणा आप समझा रहे हैं बच्चों को, तो उनके जो है दैनिक जीवन से जोड़ के समझाएंगे तो बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। तो ये भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, ये सभी अंग जो है गणित के पाठ्य पुस्तक के आवश्यक अंग माने जाते हैं, सभी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में समावेशन चाहिए। किस तरीके का समावेशन चाहिए। क्या जोड़ एवं भाग का समावेशन चाहिए, या फिर भिन्नों में अवधारणा का समावेशन चाहिए, या फिर कविता, वर्ग पहेलियों एवं खेल विधियों के आधार पर गणित अधिगम का समावेशन चाहिए। ठीक है। गणित अवधारणा का जो प्राइमरी लेवल की जो गणित होती है, उसकी जो पाठ्य पुस्तक होती है, उसमें जो है कविता का समावेशन चाहिए, वर्ग का भी समावेशन होना चाहिए, पहेलियों का हो, और साथ में खेल विधियों का भी समावेशन होना चाहिए। इन सब तरीकों से अगर एक पाठ्यपुस्तक होती है, यानी कि ये सारी चीज़ें एक पाठ्यपुस्तक में होती हैं गणित के, तो बच्चे बहुत आसानी से सीख पाएंगे। कविताओं के माध्यम से सीख पाएंगे, वर्ग के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से, साथ में जो खेल की विभिन्न विधियाँ होती हैं उनके माध्यम से बच्चे जो है आसानी से सीख पाएंगे। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि छात्रों की रचनात्मक शक्ति का विकास किस गणित शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। छात्रों की रचनात्मक शक्ति का विकास किस गणित शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। क्या रेखा गणित के द्वारा किया जा सकता है, बीज गणित के द्वारा तो बिल्कुल नहीं, त्रिकोणमिति तो बिल्कुल नहीं, अंक गणित भी नहीं, बल्कि यहाँ पे रेखा गणित होगा। रचनात्मक शक्ति का जो विकास है वो गणित शिक्षण के रेखा गणित सब्जेक्ट के द्वारा या रेखा गणित शिक्षण के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गणित के एक शिक्षक के द्वारा छात्रों को जोड़, गुणा, भाग एवं घटाना आदि की क्रियाओं को सिखाया जाता है। गणित शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, यानी कोई गणित का टीचर है वो बच्चों को जोड़, भाग, गुणा एवं घटाना आदि की क्रियाओं को सिखाता है। तो गणित का जो शिक्षक है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। गणित का ज्ञान कराना होता है, या फिर अंक गणित का ज्ञान कराना होता है, बीज गणित का ज्ञान कराना, या फिर रेखा गणित का ज्ञान कराना। तो जहाँ पे टीचर बच्चों को जोड़ पढ़ा रहा है, गुणा पढ़ा रहा है, भाग पढ़ा रहा है, घटाना पढ़ा रहा है, तो ये जो है रेखा गणित तो होगा नहीं, बीज गणित के अंतर्गत भी नहीं आता है, बल्कि क्या आता है, अंक गणित के अंतर्गत आता है। जोड़, गुणा, भाग और घटाने में क्या होगा, बच्चों को अंक के जो अंक होते हैं वो अंक गणित का जो है ज्ञान वो अच्छे से कर पाएंगे, अंकों का। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित का ज्ञान तो करा ही रहा है, लेकिन जोड़, गुणा, भाग एवं घटाना के माध्यम से अंक गणित का ज्ञान जो है सिखा रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित अध्यापक द्वारा प्राथमिक स्तर पर खेल द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है, इस आधार पर वह किस अवधारणा को असत्य सिद्ध करना चाहता है। असत्य सिद्ध करना यानी कि क्या करना है, आपको निगेटिव बताना है। पहला कि गणित उपयोगी विषय है, ठीक है, उपयोगी विषय है मानते हैं, ये तो पॉजिटिव है, हमें बताना है निगेटिव। तीसरा कि गणित खेल का विषय है, ये भी सही है, ठीक है। गणित नीरस एवं कठिन विषय, बिल्कुल नहीं, गणित को हम नीरस और कठिन विषय नहीं मान सकते। वैसे तो लोग मानते हैं, ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो मानती हैं, पहले से मान लेती हैं कि गणित बहुत ही उबाऊ सब्जेक्ट है, बहुत ही कठिन विषय है, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, पहले से मान लेती हैं, पढ़ने की कोशिश ही नहीं करती हैं। तो ये क्या है, निगेटिव है, ठीक है। और डी नंबर है गणित तर्क का विषय है, ये सही है, गणित तर्क का विषय है तो है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, निगेटिव है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित शिक्षक द्वारा गतिविधि एवं खेल दोनों के द्वारा शिक्षण किया जा रहा है, इसके आधार पर वह गणित की प्रकृति के किस पक्ष को सिद्ध करना चाहता है, ठीक है। पहला दिया है कि गणित का रुचिकर होना, ठीक है। गणित शिक्षक द्वारा गतिविधि एवं खेल दोनों के द्वारा शिक्षण किया जा रहा है। जो गणित का टीचर है वो कई एक्टिविटी के द्वारा पढ़ा रहा है, खेल के द्वारा पढ़ा रहा है, विभिन्न एक्टिविटी करा रहा है। तो इसके आधार पर गणित की प्रकृति के किस पक्ष को सिद्ध करना चाह रहा है, वो इसके द्वारा यानी एक्टिविटी करा के और खेल के माध्यम से पढ़ाने के बाद जो टीचर है वो ये सिद्ध कराना चाह रहा है कि गणित जो है बहुत रुचिकर सब्जेक्ट है, इसमें आप जो है रुचि ले सकते हैं। गणित का सरल होना है, गणित जो है एक सरल सब्जेक्ट है, इसको बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे गणित का कठिन होना नहीं होता है, ठीक है। तो गणित का रुचिकर होना और गणित का सरल होना, ये दो ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये सिद्ध कर रहा है एक टीचर, या सिद्ध कराने की कोशिश कर रहा है एक्टिविटी और खेल के माध्यम से। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक में दी गई निम्न समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है, ठीक है। कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक में यानी किताबों में दी गई समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। पहला दिया है कि किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममिति रेखा खींचना। दूसरा दिया है कि भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए, ठीक है। तीसरा है कि दी गई आकृति की दर्पण छवि यानी कि प्रतिबिंब का आरेख बनाइए। और चौथा दिया गया है कि दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं, ठीक है। तो कक्षा 4 की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें दी गई निम्न समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है, तो वो करती है कि भारत के झंडे का आरेख बनाइए, ठीक है, और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। जो भी झंडे में सममिति रेखाएं हैं उनकी संख्या की पहचान करना है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे हैं, ठीक है। कोई एक बच्चा है वो संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, यानी कि जो सिक्के हैं उसमें अंतर नहीं कर पाता कि कौन सा 1 रुपये का सिक्का है, कौन सा 2 रुपये का, कौन सा 5 रुपये का है। जो घड़ी के दो कांटे होते हैं उसमें वो कंफ्यूज रहता है कि छोटी वाली का मतलब क्या होता है, बड़ी वाली का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो संक्रियाएं होती हैं, जो संकेत होते हैं, इन सभी में वो जो है जो अंतर होता है वो नहीं सही कर पा रहा है, ठीक है, उसको अंतर करने में कठिनाई हो रही है। तो इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं हैं उसके सीखने को प्रभावित कर रही वो कौन सी हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया कि कमजोर शाब्दिक चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति। दूसरा है कि कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, चाक्षुष जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन, ठीक है। और सी ऑप्शन दिया है कि कमजोर भाषा प्रक्रमण, तो भाषा की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कमजोर गति कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल, जी नहीं, यहाँ पे होगा उसका, यानी कि जो बच्चा है वो संकेतों, संक्रियाओं, घड़ी के दो कांटों या फिर सिक्कों में अंतर नहीं कर पा रहा है। इसको ये जो बाधाएं हैं उसको सीखने को प्रभावित कर रही हैं
वो कौन है, वो है कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, ठीक है, यानी कि उसको उसके जो देखने की क्षमता है वो सही नहीं है कह सकते हैं। जैसे कि चाक्षुष विभेदीकरण, देखने में विभेद नहीं कर पाता है, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन, ये सारी चीज़ें उनको जो है प्रभावित कर रही हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में से एक समस्या है, निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब कौन सा दिया है, एक दिया है कि एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है, ठीक है। उपर्युक्त तो सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस, उपर्युक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता, यहाँ पे होगा दक्षता, ठीक है, किस दक्षता की ओर संकेत है, कौन सी दक्षता की ओर संकेत है, ब्लूम के द्वारा, ध्यान रखना है ब्लूम के द्वारा। क्या ये ज्ञान की ओर है, बोधन की ओर है, या फिर विश्लेषण, या फिर संश्लेषण, तो किसकी ओर है। वैसे तो ये सभी जो है जो ब्लूम है उनके जो है उनके जो संज्ञानात्मक क्षेत्र हैं उनके सभी उनके अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने दूध बेचेगा, कितना लीटर दूध बेचता है। तो उपर्युक्त तो सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र किस दक्षता की ओर संकेत है, तो ज्ञान की ओर तो है नहीं, बोधन की ओर भी नहीं, बल्कि किसकी तरफ है, ये है विश्लेषण की तरफ, ठीक है, ये विश्लेषण की ओर जो है क्या करता है, संकेत करता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हामिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जो हामिद है वो किस चरण पे है, ये आपको बताना है। पहला कि मूर्त संक्रियात्मक सिद्धांत की चरण पे है, ठीक है। दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बिल्कुल नहीं। संवेदी गतिक अवस्था, ये भी नहीं है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी नहीं है। पियाजे के अनुसार जो हामिद है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार हामिद किस चरण पे है, तो ये है मूर्त संक्रियात्मक सिद्धांत की चरण पे, ठीक है। किस चरण पे, मूर्त संक्रियात्मक सिद्धांत की चरण पे, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब पंकज के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वो प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग, इस तरह के प्रश्न बताते हैं। जैसे आपने जो है बीएड किया होगा या डीलेड किया होगा, तो आपने अगर इंटर्नशिप आपने करी है, आप अगर प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाने गए होंगे बच्चों को, तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में जो क्लास 1 या 2 के बच्चे होते हैं, क्योंकि जब आप मैथ पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि छोटे बच्चे हैं तो उनको गुणा भाग तो देंगे नहीं, उनको जोड़ घटाना ही देंगे। तो जब आप उनको सवाल दिए होंगे, हमने तो ऐसा फील किया, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, जब आप उनको सवाल देते हैं तो कई सारे बच्चे जो है जो सवाल आपने अगर गुणा का दिया है, सॉरी जो प्लस का दिया है, यानी जो है जोड़ का सवाल दिया है, तो वो जोड़ के ले आते हैं। कई सारे बच्चे जो है उसको जोड़ ही नहीं पाते, वो सबसे पहले पूछते हैं कि मैडम आप ये जो सवाल आपने दिया है इसको जोड़ करना है या फिर उसको घटाना है, ठीक है। जमा करने का मतलब जोड़ना, ये जो आपने सवाल दिया है इसको क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है, वो समझ नहीं पाते। जो ये निशान होते हैं इसको वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये निशान का मतलब क्या है, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसा बच्चे करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप जो है गुणा का प्लस का सवाल देते हैं, यानी जोड़ का सवाल देते हैं, तो वो जो है जोड़ तो लेते हैं, ठीक है, और जब आप माइनस का सवाल देते हैं तो वो भूल जाते हैं कि यहाँ माइनस करना है, उसको भी वो जोड़ के लेके चले जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे माइनस का निशान है तो यहाँ पे हमें घटाना है इस सवाल को, वो उस सवाल को भी जोड़ के लेके चले जाते हैं। तो उनको जो है ये जो निशान होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, इनकी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि पहचान नहीं होती है, वो इनको पहचानने में उनको असमर्थ होते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। शुरुआती दिनों में ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, जब बच्चा पूछता है कि इस सवाल को हम जमा करें या घटाएं, गुणा करें या भाग करें, तो इस तरह के जो प्रश्न बताते हैं वो ये क्या बताते हैं कि जो है जो बच्चा है, राजन है, वो कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, इसलिए प्रश्न पूछता है।
या फिर जो है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती। बिल्कुल सही। जो बच्चा है क्लास का जो इस तरीके की चीज़ें पूछता है कि इस सवाल को हम घटाएं कि जोड़ें कि गुणा करें कि भाग करें, तो उसको जो भाषा होती है उसको समझने में कठिनाई होती है। जो निशान होता है, जो प्रतीक होता है, उसको समझने में दिक्कत होती है, यानी कि जो भाषा होता है उसको समझने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तभी वो इस तरीके के सवाल पूछता है, बल्कि जो है क्लास में बाधा डालने के लिए अवसर नहीं खोजता है। तो इसका जो सही उपयुक्त होगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कक्षा कक्ष में एक शिक्षक यह अनुभव करता है कि, ठीक है, कक्षा कक्ष में एक शिक्षक यह अनुभव करता है कि छात्रों द्वारा गणित को कठिन विषय समझा जाता है, जिसमें इससे छात्रों में नीरसता का वातावरण है। छात्रों की इस गणित संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षण का स्वरूप होना चाहिए। ठीक है, यानी जब आप क्लास में पढ़ाने जाते हैं, आपने खुद अगर आपने पढ़ाई की होगी तो मैथ उसमें रहा होगा, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो गणित को बहुत ही ज़्यादा कठिन समझते हैं। ठीक है, वो जो है इसलिए पहले तो कोशिश ही नहीं करते हैं, शुरुआत से ही मान लेते कि अरे गणित तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, और छात्रों में जो है निरस्ता का वातावरण होता है, उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते गणित की क्लास में। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट के क्लासेस हैं उसमें बहुत ही रुचि से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जब मैथ की बारी आती है गणित की, तो उसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो छात्रों की इस गणित संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए जो शिक्षण का स्वरूप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि विषय वस्तु आधारित होना चाहिए, या फिर प्रकरण आधारित होना चाहिए, या फिर इकाई आधारित होना चाहिए, या फिर गतिविधि आधारित होना चाहिए। जब आप क्लास में देख रहे हैं या कोई भी टीचर देख रहा है कि बच्चे जो है जो क्लास में बच्चे हैं वो गणित को कठिन विषय समझते हैं, उसमें निरस्ता का वातावरण है, बिल्कुल रुचि नहीं लेते हैं, तो क्या करना चाहिए, उनको एक्टिविटी पर आधारित क्लास लेनी चाहिए, यानी कि विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करानी चाहिए ताकि बच्चे जो है उसमें इंटरेस्ट ले सके, पढ़ सके। तो इसका डी ऑप्शन, न सिर्फ गणित सब्जेक्ट बल्कि जो अन्य सब्जेक्ट हैं, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो रुचि नहीं ले रहे हैं, आपके पढ़ाने के तरीके से रुचि नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपको एक्टिविटी के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाहे वो खेल खेल के विधि से हो या फिर अन्य जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनके माध्यम से अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो फिर वो इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे, पढ़ेंगे भी और सीखेंगे भी उस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कहीं भी आपको गतिविधि मिल जाए, एक्टिविटी मिल जाए, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र को गिनती का ज्ञान है, वह जोड़ एवं घटाव को कठिन समझते हुए उसे सीखना नहीं चाहता है। ठीक है, उसको गिनती का ज्ञान है लेकिन वह जो है जोड़ और घटाव को कठिन समझते हुए उसे सीखना नहीं चाहता। वो सोचता है, वो मान लेता है कि जोड़ और घटाना के जो सवाल हैं वो जो है बहुत ही कठिन है, वो सीखेगा नहीं। शिक्षक को इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने शिक्षण का आरंभ करना चाहिए। किस तरीके से करना चाहिए, अगर टीचर देख रहा है क्लास में कि कोई बच्चा है उसको गिनती का ज्ञान है, एक से लेकर 100 तक वो गिनती लिख भी लेता है, पढ़ भी लेता है। ठीक है, लेकिन जो जोड़ और घटाव वाले सवाल टीचर देता है तो उसको वो सीखना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो मानता है कि ये कठिन सवाल हो, उससे नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा को इस समस्या का, अगर इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं क्लास में, तो जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, इसके समाधान के लिए शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए, यानी कि जो है बेसिक लेवल से उसको क्या करना चाहिए, उसका जो बेसिक होना चाहिए, जो शिक्षण का आरंभ जो है क्या वो गुणा से होना चाहिए। ठीक है, क्या गुणा से होना चाहिए या भाग से होना चाहिए। तो गुणा और भाग से क्यों देंगे, क्योंकि सबसे पहले वो जो जोड़ और घटाव उसके सवाल ही नहीं सॉल्व कर रहा, तो गुणा और भाग से देने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ए तथा बी जी नहीं, बल्कि गिनतियों के ज्ञान से होना चाहिए। ठीक है, जो टीचर है अगर वो देख रहा है कि बच्चा जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा सवालों को सॉल्व करने में, तो उसको गिनतियों के ज्ञान से उसका शिक्षण आरंभ करना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक स्तर पर छात्र पहली कक्षा में आए हैं। ठीक है, प्राइमरी लेवल में जो छात्र पहली कक्षा में आए हैं, छात्रों को प्रारंभ से ही बताया है कि गणित कठिन विषय है। इस समस्या को दूर करने के लिए शिक्षक द्वारा उपाय करना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी लेवल में छात्र पहली कक्षा में आए हैं और छात्रों को प्रारंभ से ही बताया गया कि कठिन जो है, जो गणित है बहुत ही कठिन विषय है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए टीचर को कौन से उपाय अपनाने चाहिए। ठीक है, छात्रों को गिनती बोलना सिखाया जाए। जी नहीं, बोलने से तो काम चलेगा नहीं, ज़्यादातर बच्चे बोल तो आसानी से लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, गलत है।
छात्रों को गिनती बोलने के अवसर क्रमशः दिए जाएं। तीसरा कि खेलों के माध्यम से गिनती सिखाई जाए, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही है। डी है कि गिनतियों को गृह कार्य के रूप में दिया जाए, जी नहीं, गलत होगा। ठीक है, जब आप समझ रहे हैं कि कोई भी बच्चा है वो पहली क्लास में ही आया है और वो गणित को ये मान बैठा है कि गणित बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, वो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, उसको गणित आएगी ही नहीं, तो इस तरीके के जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए एक टीचर को चाहिए कि सबसे पहले खेलों के माध्यम से गिनती सिखाए, क्योंकि सवालों को सॉल्व करने का जो प्राइमरी लेवल है, जो पहला जो स्टेप है वो गिनती ही है। अगर उसको 1 से लेके 100 तक की, यानी 1 से लेके 100 तक के अगर क्वेश्चन वो जो अंक हैं गिनती है वो नहीं लिख पा रहा, नहीं समझ पा रहा, नहीं पहचान पा रहा है, तो सबसे पहले खेलों के माध्यम से उसको गिनती सिखाई जाए, फिर उसको सवालों पे लाया जाए। सबसे उपयुक्त तरीका यही होता है। जब आप कभी टीचर बने तो आप भी ऐसा करेंगे, और सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो आप उस तरीके से अपने आप को टीचर समझ के कि आप एक टीचर हैं, आपको क्या करना है, तो उस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो पेडागोजी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बच्चे के हित की बात करनी है, अपने हित की बात नहीं सोचनी है। पेडागोजी सॉल्व करते समय इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, देखने पे ही लग रहा है, और अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आपको इजी लगते हैं, क्योंकि जो मैथ है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है मैथ पेडागोजी। आप बस मैथ पेडागोजी को सॉल्व करते समय, चाहे मैथ हो या हिंदी पेडागोजी हो या ईवीएस हो या फिर सीडीपी हो, कोई भी पेडागोजी हो, जब आप सॉल्व करने बैठे हैं, चाहे आप पीवाईक्यू सॉल्व करें या फिर जो है पेपर में, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि आपको अपने आप को जो है बच्चे से अच्छा नहीं मानना है, आपको अपने से अच्छा बच्चे को मानना है। यानी बच्चा जो है भगवान होगा, बच्चे के हित की बात करना है। ठीक है, टीचर अपने हित की बात नहीं कर रहा है या नहीं कर सकता। हमेशा टीचर को या फिर अपने आप को आपको जो है टीचर मानना है और बच्चे को जो है सबसे ऊपर रखना है। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, बच्चे को भगवान मानेंगे, बच्चे को सबसे ऊपर रखेंगे, बच्चे के हित की बात करेंगे, ठीक है, तो वो ऑप्शन हमेशा उपयुक्त और सही होगा। ठीक है, और जहाँ पे आप अपने टीचर को तानाशाह मानेंगे और टीचर को सबसे बड़ा मानेंगे, बच्चे को जो है नीचे रखेंगे, तो फिर वो ऑप्शन हमेशा आपका गलत होता रहेगा। फिर पेडागोजी आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, पेडागोजी में अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अपने आप को यानी टीचर को जो है स्ट्रॉन्ग नहीं समझना है, बच्चे को हमेशा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाना है, कभी दंड नहीं देना है, उसको जो है उसके हित की बात करना है, बच्चे के अकॉर्डिंग क्लास को पढ़ाना है, टीचर के अकॉर्डिंग क्लास नहीं पढ़ाना है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप कि जो ये पेडागोजी हमने डिस्कस करी है काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। 1 से 2 क्लासेस और होंगी गणित से रिलेटेड जो पेडागोजी है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चैप्टर वाइज सारे जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन वो चैप्टर वाइज है, तो चैप्टर वाइज 2 क्लासेस और होंगी, लगभग 2 क्लासेस में आपकी हमने क्लियर कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो पेडागोजी जो है 2 से 3 क्लास में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।